तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। तो आज से देखिए फिर एक मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेके आए हैं। और बच्चों, सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों, समय इतने कम बच चुके हैं आपके लिए कि अब आपका एक एक मिनट यानी एक एक मतलब घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बच गए बच्चों। तो कुछ ऐसे प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न हैं जिसको हम लेके आए हैं आप लोग को सामने। और ये प्रश्न आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चों। तो इसीलिए चलिए हम एक एक प्रश्न को, मैथ के सारे प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। बच्चों देखिए, जितने भी प्रश्न हैं हम आपके सामने जो लेके आए हैं, सभी प्रश्न लगभग सिलेक्टेड प्रश्न हैं और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यानी कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी कोई साल एग्जाम में बच्चों ये पूछा गया है। तो इसलिए बच्चों ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों चलिए, ये आपके लिए बहुत एक रामबाण साबित होगा बच्चों। जो आपके लिए मतलब कहने का मतलब हुआ कि इतने अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न और सारे प्रश्नों को हम देखिए इतने अच्छे से सोल्व करेंगे। जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इस सारे क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देख के आप इसको जाइए और आपको देखिए पक्का आपको, आप इस बनाने के बाद आपको एग्जाम में आपको सारे प्रश्न आएंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो आप एग्जाम देने के बाद ही आपको बच्चों पता चलेगा। तो चलिए बच्चों, हम सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को सोल्व करते हैं। बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है 3D अमरेश क्लासेस। बच्चों एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने भी वीडियो है बच्चों इसका अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि सभी को लाभ इससे मिलने वाला है ना बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं, सारे प्रश्नों को बताते हैं। आइए बच्चों, पहला जो प्रश्न है वह देखिए 1 नंबर है, पहला नंबर क्वेश्चन। और वह है बच्चों, ठीक है, देखना यहाँ से कि बच्चों आइए पहले प्रश्न से हम देखते हैं। कितने अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको देखिए ध्यान से आप ये प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, चलिए देखना है इसको, प्रश्न को। ये प्रश्न जो आपके लिए है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके लिए। तो देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है बच्चों, यहाँ से क्या है, चलिए आइए बच्चों यहाँ से देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका बच्चों, जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। कहता है कि परमेय संख्याओं का निरूपित किया जाता है। बच्चों सबको पता है कि परमेय जो संख्या होता है ना, वह P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बच्चे? P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। और परमेय जो संख्या होता है वो P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जाता है। इसलिए सबको पता है बच्चों कि जो परमेय संख्याओं का जो निरूपित किया जाता है वह P बटा Q के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों? P बटा Q के रूप में इसको निरूपित किया जाता है ना बच्चों। परमेय संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन से अपरमेय संख्या है? बच्चों अभी बताए हैं जो परमेय जो संख्या होता है ना, उसको P बटा Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। लेकिन बोल रहा है कि इसमें कौन है बच्चों जो अपरमेय संख्या है। तो देखिए अपरमेय संख्या यानी बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ना, आप 1 है ना, 1.7 के ऊपर जो रेकरिंग देख रहे हैं बच्चों, ये कभी नहीं होगा अपरमेय संख्या। ये मतलब नहीं होगा, ये भी अपरमेय संख्या नहीं होगा बच्चों। यानी √2 इसका वर्गमूल कभी नहीं निकलता है। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बच्चों नहीं निकलता है तो हमेशा अपरमेय संख्या होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, है ना। देखना है तीसरा नंबर प्रश्न। कहता है कि जो परमेय जो संख्या होता है बच्चों, परमेय संख्या है ना, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बच्चों परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के जो समूह होता है ना, उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी जो परमेय और अपरमेय के समूहों को हम लोग वास्तविक बोलते हैं। परमेय जो संख्या जो वास्तविक जो संख्या होते हैं बच्चों, वो 1 से शुरू होती है ना, इसको हम लोग जिसको रियल नंबर बोलते हैं। चलिए अगला जो है इसका यानी सही जवाब होगा A नंबर। इनमें से कौन अपरमेय संख्या है? बहुत अच्छे प्रश्न है, कौन अपरमेय संख्या है? तो बच्चों जी अपरमेय जो संख्या है देखिए आपका, ये आपका C नंबर इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 0.120, फिर उसके बाद है बच्चों 1200, फिर 12000, मतलब ये निश्चित संख्या के रूप में नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए जब निश्चित संख्या के रूप में नहीं बढ़ रहा है तो इसीलिए इसका सही जवाब कौन होगा? ये होगा, ये अपरमेय संख्या है। कहता है कि घात 1 के बहुपद को कहते हैं। बच्चों घात 1 के जो बहुपद होते हैं ना, जिसका पावर मतलब 1 होना चाहिए, घात माने पावर, जिसका पावर 1 होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद बोलते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए x प्लस में y, है ना, और बराबर में मान लीजिए 3 लिख दिए, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम जानते हैं। कौन से बहुपद के नाम जानते हैं? तो इसको रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, सारे प्रश्न को एक बार ध्यान से देखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है कि यदि बहुपद p × x बराबर दे दिया है 2x + 3 का एक शून्यक k है तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी शून्यक का मतलब x का मान, यानी x की जगह हम लोग k पुट करेंगे ना, तो k का मान क्या होगा? तो बच्चों देखना है यहाँ पे आपका जो इसका आंसर होगा, जैसे आपका यहाँ पे दिया है 2x प्लस में 3 दिया है और कहता है कि एक शून्यक k है, यानी यहाँ पे शून्यक जब भी निकालते हैं तो इतना बराबर हम लोग क्या चीज लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी 2k प्लस में 3 और बराबर में 0, इसीलिए यहाँ से 2k बराबर में -3 हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो -3/2 आ जाएगा। यानी इसका सही जो आंसर होगा बच्चों -3 कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग इसको शून्य ज्ञात करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7वां है बच्चों।
अगर कहता p इंटू एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का एक शून्य k है तो फिर k का मान, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ना, इसको इतने बढ़िया से इसको जवाब देंगे। कहता है कि ए एक्स प्लस बी का एक शून्य k है तो k का मान पूछ रहा है। उसी प्रकार से बनाइएगा कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे ए एक्स मतलब एक शून्य, शून्य का मतलब x का मान होता है, तो आप इसको लिखिए ए एक्स प्लस में बी और बराबर जीरो। जब भी शून्य निकालेंगे तो बराबर जीरो लिखेंगे और यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, के करेंगे, तो ए के और बराबर में माइनस इधर बी हो जाएगा, इसलिए यहाँ से के का मान निकालेंगे बच्चों, तो माइनस बी और बटा में क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा, यानी माइनस बी बटा ए। इसका सही जवाब होगा माइनस बी बटा ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। कहता है कि संख्या रेखा पर जीरो से प्रकृत संख्या तक को हम लोग क्या कहते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो संख्या रेखा पर हम लोग जीरो से यानी शून्य से प्रकृत संख्या तक को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या जो होता है बच्चों वह जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4, ये जीरो से जो शुरू होती है ना उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। बच्चों जो एक से शुरू होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके, इसको हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इसका सही जवाब होगा पूर्ण संख्या। दो चर वाले समीकरण जिसमें x और y दो चर है का व्यापक रूप क्या होगा। बच्चों जो दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उसका जो व्यापक रूप होता है बच्चों सबको पता है कि इसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस में by है ना प्लस में c बराबर 0। इसका व्यापक रूप होगा, यानी सही आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अगला दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में y का मान क्या होगा। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको जब भी y का मान निकालना होगा तो आप इसमें करिएगा क्या चीज, इसमें अगर y का आपको मान निकालना होगा बच्चों तो आप यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान ये देना है कि आप ax प्लस by प्लस c है। बच्चों देखना है यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सोल्व करने के लिए जगह देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ चलिए देखिएगा यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं। मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में y का मान क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, y का हमको मान पूछा है ना, तो ax देखिएगा, देखना है बच्चों, इसको हो जाएगा ax प्लस में by और प्लस में c बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकाला है तो इसको उधर भेज दीजिए बच्चों, यानी यहाँ पे ax प्लस में c और बराबर मुझसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका by हो जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो ax प्लस में c और बटा में माइनस b हो जाएगा, इधर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब होगा ax प्लस c बटा y, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा, बटा b हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों कहता है कि देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह है आपका कि दिए गए है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में y बराबर 0 हो, तो x का मान पूछा है। कितना अच्छा प्रश्न है बच्चों, यहाँ से y का मान क्या दिया है, 0 दे दिया है, y का मान 0 दे दिया है। तो देखना है यहाँ से बनाइएगा ax है ना और प्लस में बच्चों by, अब y का मान क्या है 0, तब मैंने b गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ b गुना आपका 0 और प्लस में c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बना लीजिए आप ax प्लस c बराबर 0, इसीलिए बच्चों ax बराबर माइनस c, इसीलिए x बराबर c बटा a हो जाएगा, माइनस c बटा क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। सही जवाब होगा माइनस c बटा a, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कि बच्चों x के पावर n माइनस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो x का मान निश्चित रूप से क्या होगा। तो इसका जो x का मान जो होगा इसको याद रखिएगा, एक सम पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा बच्चों, सम पूर्णांक होगा। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। बच्चों इसका विवेचक यानी d का मान पूछा है। किसका मान पूछा है बच्चों, d का विवेचक, जिसको विवेचकर बोलिए, यानी d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है ना बच्चों। तो यहाँ से इसका पूछा है, इसमें b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, b का मान हो जाएगा -4 के होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4ac होता है तो -4 के होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 4a का वैल्यू ले लेंगे यहाँ से 2, और बच्चों यहाँ से जो c का वैल्यू हो जाएगा वह 3 ले आ जाएगा, यानी 4 चौका 16 माइनस में 4 दूनी 8, 8 का कितना हो जाएगा बच्चों 24, यानी इसका बराबर कितना आ जाएगा आंसर -8 आ जाएगा, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अगला 14 नंबर प्रश्न है बच्चों कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान क्या होगा, जबकि समीकरण आपका दे दिया गया है ना, मूलों का योग। बच्चों पता है मूलों का जो योग होता है मैंने अल्फा प्लस
बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो मूलों का योग। तो यहाँ पे ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बी का जो मान होगा वह -2 हो जाएगा, और ए का जो मान होगा बच्चों वो आपका माइनस बी बटा ए होता है। ए का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा बच्चों -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, कहता है एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एम बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे यदि। कहता है दो मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक कब होता है बच्चों? मूल वास्तविक तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होते हैं बच्चों, है ना, 4ac जो होता है ना, 4a जो c होता है वह क्या होता है? 0 से हमेशा बच्चों बड़ा होता है। 0 से कुछ होता है बड़ा होता है। तो b का मान यहाँ से कितना ले लेंगे बच्चों समीकरण में? 2, यानी यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना, है ना बच्चों, a का जगह m लेवाएगा और c का जगह भी क्या लेवा जाएगा? m ही लेवा जाएगा। और इतना बराबर आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी का 4 माइनस में यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना? 4m स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा, उधर भेज दीजिए, यानी 4m स्क्वायर बराबर में 4 हो जाएगा। इसीलिए m स्क्वायर बराबर में 4/4 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना बच्चों, 1 आ जाएगा। इसीलिए m बराबर रूट अंदर 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल बच्चों प्लस माइनस में प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी इसका सही जवाब होगा 15 का सी नंबर प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों, 15 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब इसके बाद, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर कहता है कि एपी दिया है 3, 13, 23 का सार्व अंतर क्या होगा? बच्चों सार्व जो अंतर होता है ना, वह सार्व अंतर होता है, यानी डी का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? डी बराबर, तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, यानी 13 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, यानी बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका सही जवाब होगा बच्चों सार्व अंतर कितना होगा? 10 होगा। ऐसे देखिए 3 और 10 13, है ना, 13 10 23 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। चलिए समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? है ना बच्चों, कौन सा पद 78 होगा? यानी पद का मान पूछा है, कौन सा पद में एन का वैल्यू पूछा है। बच्चों आपको पता है फार्मूला, टी ए बराबर, है ना, चाहे ए एन बराबर टी एन बराबर, देखना बच्चों यहाँ से टी एन बराबर आपको टी एन बराबर या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें समानांतर श्रेणी में ए का मान कितना दिया? 3 दिया है। ए का मान कौन सा पद 78 होगा? तो यानी यहाँ से कर देते हैं 78 बराबर ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, और प्लस कौन सा पद? तो एन माइनस 1 छोड़ दीजिए, और डी का वैल्यू 5 3 8 5 13, यहाँ से 5 हो जाएगा। हल करिए बच्चों, 78 और इधर आ जाएगा -3 और बराबर ही हो जाएगा 5n और माइनस में 5 हो जाएगा, यानी 78 में से 3 गया आपका 75 बराबर में इसको कर लीजिए 5n माइनस में 5 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 75 और 5 80, 80 बराबर में 5n, इसीलिए 5 से कट जाएगा 16 5 80, n का वैल्यू कितना आ गया? 16वां, है ना, 16वां पद, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों 16, आंसर नंबर 16 हो जाएगा, मतलब 16वां पद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखना है कि यदि किसी एपी का, है ना बच्चों, देखिएगा यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी है तो एकसमा पद क्या होगा? बच्चों पता है कि आपका निकालने के लिए एपी, किसी भी एपी का अगर पद निकालना होगा तो फार्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू क्या होता है बच्चों? डी होता है। बस करना कुछ नहीं है, आपको एकसमा पद पूछा है, एन की जगह एक्स ले लेना है, तो ए प्लस यहाँ पे एक्स माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी, यानी एक त्रिभुज है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी नाम है, और इसका डी और ई नाम है। कहता है कि ए डी बटा डी बी बराबर 5/3, ये हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा डी बी 5/3, तो ये भी बच्चों 5/3 ही आ जाएगा, यानी सही जवाब इसका हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। नीचे के चित्र में डी समानांतर बीसी तो एक्स का मान क्या होगा? है ना बच्चों, डी समानांतर बीसी तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? आपको पता पढ़े होंगे कि जब किसी भी त्रिभुज में, है ना बच्चों, किसी भी त्रिभुज में जब कोई एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, मान लीजिए त्रिभुज है बच्चों ए बी सी, और किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, है ना, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? बांटती है। तो समान अनुपात में बांटेगा बच्चों, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा क्या हो जाएगा बच्चों? ई सी हो जाएगा। अब देखिए ए डी का मान कितना दिया है? 4 बैठा लीजिए, बताइए डी बी का मान कितना दिया है? एक्स माइनस कितना बैठा लीजिए? 4 बराबर में यहाँ एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा 3x
माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेशन करिएगा बच्चों तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा निकल के? 8 आ जाएगा, यानी 8 यूनिट्स होगा, मैंने 8 इकाई हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों, यहाँ से निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए 21 में थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है बच्चों। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इधर ले लीजिए एक समकोण त्रिभुज, है ना, एक समकोण त्रिभुज लेना है, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। ये देखिए एक समकोण है जिसका ये कोण 90 डिग्री बोल रहा है ना, कोण ए बराबर 90, इसको मतलब ए बना लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब देखिए ए बी बराबर 5, इसका वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। ए सी बराबर 12 और इसका वैल्यू आपका 12 दिया है। और पूछा है ना ए डी लाम बी सी, यानी यहाँ से एक लाम डाला है जो बी सी पर है और इसका वैल्यू, इसका मान डी दे दिया है। पूछा ए डी की लंबाई क्या होगा। बच्चों ए डी का स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है ना, ए डी के स्क्वायर बराबर होता है मतलब ए बी गुना ए बी गुना ए सी। ए बी गुना क्या होता है बच्चों? ए सी होता है। इसलिए ए डी के स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना बच्चों? 12 और गुना, है ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी ए डी बराबर रूट अंदर कितना आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा। इसलिए ए डी बराबर जो आपका हो जाएगा 60 को आप तोड़िएगा तो इसमें बच्चों तो ऑप्शन नहीं है, यानी आपका सही जो इसका होगा, आप इसको तोड़ लीजिए तो कितना आएगा इसको टूट के? 60 का इधर रूट अंदर 60, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आप याद रखिएगा रूट अंदर 60 ही आएगा, कोई भी होगा इसका आंसर तो रूट अंदर 60 आ जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कहता है कि दो बिंदु, है ना, P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मतलब नियामक पूछा है, कोऑर्डिनेट पूछा है ना बच्चों। तो जब भी कोऑर्डिनेट निकालिएगा नियामक निकल, दो को बिंदु दिया हुआ है, इसको मध्य बिंदु को नियामक निकालने के लिए मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस इसका हो जाएगा मध्य बिंदु का नियामक नहीं, ये दोनों को जोड़ के और आप 2 से भागा इसको लगा दीजिए, है ना, ये दोनों को जोड़ के आप 2 से इसको भागा लगा दीजिए तो इसका हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटा 2, x बराबर इसका निकालिएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा -2 बटा में 2 और कॉमा यहाँ हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा प्लस में 2 और बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो देखिएगा ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट के आ जाएगा 0 बटा 2, 0 और 0 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 0 और 0, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, बाई को वह मान क्या है जिसके लिए पी का निर्देशांक दिया है और क्यू का निर्देशांक दिया है, तो इसके बीच का दूरी भी दे दिया है, तो पूछा है बाई का वैल्यू पूछा है। देखिएगा यहाँ से बना लीजिएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। जो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, दूरी बराबर फार्मूला होता है, अभी बस वहीं पर काम करेंगे, यानी दूरी बराबर यानी 10 बराबर रूट के अंदर, है ना, x1 माइनस यहाँ से करेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 10 के होल स्क्वायर प्लस में -3 माइनस वाई के होल स्क्वायर करेंगे। चलिए अब तो देखिए 10 बराबर यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर, ये -8 बचेगा और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे ये -3 माइनस वाई के होल स्क्वायर, यह स्क्वायर इधर रूट में सॉरी इधर रूट में है तो इधर स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 2 को 100 और बराबर 64 प्लस में -3 बच्चों माइनस वाई के होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए तो ये आ जाएगा आपका 36, है ना, 36 बराबर में -3 माइनस वाई के होल स्क्वायर। चलिए यह स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, यानी रूट अंदर 36 और बराबर में -3 माइनस वाई, 36 के बराबर 6 हो जाएगा बच्चों, और यह आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, इधर बराबर माइनस वाई बच जाएगा, 6 3 9, यानी आपका जो आंसर आएगा बच्चों वाई बराबर वो माइनस क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी इसका सही जो आंसर आएगा बच्चों वह -9 आ जाएगा, यानी वाई का मान तो और एक्स का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसके लिए आपका वाई का मान निकालना था, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सी नंबर आ जाएगा। चलिए देखिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है बच्चों, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए तो आसानी से बनेगा। उस त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष आपका दे दिया गया है ना, तो शीर्ष जब दे दिया गया है और इसका क्षेत्रफल पूछा है तो आप यहाँ से एक बात समझिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह एक फार्मूला होता है, और उसी फार्मूला से आपका बनेगा, होता क्या है 1/2 इंटू x1 इंटू
देखिएगा बच्चों x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 इंटू यहाँ से हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2। बस इस फार्मूला पर इसको आप बैठाइएगा, है ना बच्चों, और बैठा के इसका आप आंसर निकालिएगा। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से लेना पड़ेगा, ये x1 के मान है, y1 के मान है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है, ये कितना है बच्चों, y3 है। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/2 आपको यहाँ से x1 के मान कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू y2 का मान कितना बच्चों, तो y2 का मान आपका 0 बैठाना पड़ेगा, 0 माइनस y3 का मान -4, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस। x3 का मान कितना हो जाएगा, -1। देखिए तो इसको मंझली ब्रैकेट लिखिए, -1 इंटू, है ना, y3 का मान हो जाएगा बच्चों -4, यहाँ पे -4 करिए, -4 करिए, और माइनस y1 का मान हो जाएगा 3, यहाँ से 3 करिए बच्चों, उसके बाद इसको मंझली ब्रैकेट बंद करिए, फिर प्लस x3 का मान हो जाएगा 2, यहाँ से 2 करिए, और x3 इंटू फिर यहाँ से आपका y1 माइनस y2, y1 का मान 3 आ जाएगा, और माइनस, और यहाँ से y1 के मान 3, और यहाँ से y2 ले लीजिए यहाँ पे 0, और इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। देखिएगा 1/2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी का 8 आ जाएगा, यहाँ से ये 8 आ जाएगा प्लस में। देखिएगा यहाँ पे आप सोल्व करिएगा इसको, तो आपको आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 में करेंगे -7, माइनस में फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर देखिएगा प्लस लीजिएगा, ये 3 में से 0 घटेगा, 3 ही बचेगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। इस सबको जोड़ लीजिए तो आपको आ जाएगा 8 7 15, और 15 6 कितना होता है, 15 6 21, 21 बटा कितना आ जाएगा, 21 बटा के 2 आ जाएगा। और इसका सही जो जवाब होगा बच्चों आपका बी नंबर होगा, 21 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न है जिसको आप सोल्व करिएगा बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि बच्चों -4 और -6 किस चतुर्थांश में होंगे। तो बच्चों -4 और -6 है किस चतुर्थांश में होंगे, तो चतुर्थांश सब समझते हैं, है ना, किस चतुर्थांश में होंगे, ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, पहले तो आपको ई समझना पड़ेगा, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। देखिए ई आपका एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, और ये वाई डैश होता है, ये आपका वाई होता है ना। चलिए ये आपका वाई होता है। तो अब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव होगा, यानी दोनों प्लस और प्लस होगा। यहाँ पे बच्चों एक्स का जो मान होगा वो माइनस होगा, और एक आपका प्लस होगा। यहाँ पे दोनों माइनस और माइनस होगा, और यहाँ पे बच्चों एक्स का वैल्यू प्लस होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। यानी कौन से चतुर्थांश में आएंगे, -4 और -6, तो ये आ जाएगा आपका तीसरा में। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं बच्चों, और इसको आपका थर्ड बोलते हैं, और इसको कोची बोलते हैं, तो फोर्थ बोलते हैं। इसीलिए आपका तृतीय में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, तृतीय में। सही जवाब होगा इसका तृतीय। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। कहता है कि cos π/3 का मान क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो cos पाई का मान जो हमेशा इसमें है ना 180 लिया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा cos 180/3, 3 से काटिए, 3 छक्का 18, यानी 60 बार में, यानी बच्चों cos 60 डिग्री का मान पूछा है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे है कि यहाँ से देखिएगा 8 sec स्क्वायर थीटा -8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। बच्चों यहाँ से 8 कॉमन लीजिए, अगर आप 8 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था, 8, यानी 8 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों कौन होगा, तो सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या आएगा। बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा, 0। आप इसको सोल्व करिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एक उदाग्र स्तंभ की ऊंचाई 7√3, उदाग्र मतलब है ना खड़ा, उसकी छाया की कहता है बच्चों लंबाई 21 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कौन कर रहा है। देखिए एक उदाग्र स्तंभ है, मान लो कि आपको उदाग्र स्तंभ हो गया, और इस ऊंचाई दिया है बच्चों 7√3, है ना, 7√3 दे दिया। इसकी छाया जो बनेगी इस टाइप से बनेगी, है ना, ऐसा छाया बनेगा। इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो छाया की लंबाई कितना है बच्चों, 21 मीटर है। इसको देखिए 21 मीटर इसकी छाया की लंबाई है। तो पूछा है कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बच्चों हमेशा यहाँ बचेगी, इसको थीटा मान लीजिए, यानी लंब बटा आधार से चलिए, यानी tan थीटा लंब बटा आधार, यानी बच्चों 7√21, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7√3 बटा में यहाँ पे 21 हो जाएगा, 7 का 21 कटेगा, √3 से बच्चों 3 √3 बार में कटेगा, यानी 1 बटा आपका √3 आ गया। तो बच्चों पता है आपका tan थीटा मैंने कितना डिग्री का मान है, 1 बटा √3, तो tan 30 का मान है। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बच्चों, ए नंबर होगा, 30 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखना है,
है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कहता है कि चित्र में देखकर बताएं, है ना, कि सी का उन्नयन कोण कितना है। बच्चों सी का उन्नयन कोण कितना है, तो देखिएगा एक बात आप समझिएगा, पूछ रहा है सी का उन्नयन कोण कितना है। तो सी को अगर देखने के लिए इसका उन्नयन कोण यहाँ से दिखा जाएगा बच्चों। तो ये 60 है, ये 90 है, तो पक्का ई वाला आपका 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 30 डिग्री बनेगा। जब ये 30 बनेगा तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ई लाइन समानांतर होगा। तो ये बताओ तिर्यक छेदी रेखा काम करेगा बच्चों। जब ये 30 होगा तो ये भी कोण कितना डिग्री बन जाएगा बच्चों? 30 डिग्री बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाओं की लंबाई क्या होगा। यानी 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए बच्चों आपका एक वृत्त का त्रिज्या है, आप यहीं से इसको देख लीजिए। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक वृत्त है ना, और पूछा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, ये मान लो कि आपका केंद्र है यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए कि ये आपका कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दूर कहता स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिए इस बिंदु से मान लो कि आपका वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, आप स्पर्श रेखा खींच दिए, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या बच्चों। जो त्रिज्या जो होती है वृत्त पर, वहाँ पे जो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है बच्चों? समकोण बनाती है। इसका मतलब ये 8 है और त्रिज्या आपका 6 है, तो निकालना है आपका ई वाला निकालना है ना, इसकी लंबाई निकालना, स्पर्श रेखा लंबाई। तो बताओ ये बच्चों आपका कर्ण के काम करेगा और ये आपका लंब के काम करेगा, ये आधार के काम करेगा, नहीं आधार बराबर। तो यहाँ से निकाल दीजिए बच्चों, रूट के अंदर 8 8 64 और माइनस में छो छका कितना हो जाएगा बच्चों? 36 आ जाएगा, है ना। अब घटा दीजिए, 14 में से छो गया 8 बचेगा, और 5 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा, यानी रूट अंदर 28, और 28 को अगर तोड़िएगा तो 2 दूनी का 4 7 28, यानी कितना नंबर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कुछ त्रुटि है बच्चों, इसीलिए इसको छोड़ दिए 33 नंबर को, है ना। चलिए क्वेश्चन आगे देखना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 34 में आइए। कहता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को, मतलब कोई भी त्रिभुज मान लीजिए, और इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करने वाले वृत्त को कहा जाता है। कितना आसान है बच्चों, अंतःवृत्त। इसको क्या कहा जाता है? अंतःवृत्त कहा जाता है। कोई भी बच्चा बना देगा, इसको अंतःवृत्त कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है 35 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बच्चों किसी भी बाह्य बिंदु से जो वृत्त होता है ना, अब मान लीजिए कि आपका ये वृत्त है और बाहर कोई बिंदु ले लीजिए, तो इससे मात्र और मात्र 2 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे? मात्र और मात्र 2 गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर हो जाएंगे। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों एक बात समझिए, आपका है ना, कहता है कि आपको मतलब 2 को वलय दिया गया है, एक मान ली कि आपका वलय हो गया और एक बाहर में एक और वलय दे दिया गया है, और कह रहा है ना कि भीतरी और बाहरी त्रिज्या, यानी बाहरी और भीतरी, तो यहाँ दोनों का केंद्र होगा, ये बाहरी त्रिज्या होगा बच्चों, ये भीतरी त्रिज्या हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या दिया है कितना? 4 दे दिया, ये आपका 4 दे दिया, और भीतरी त्रिज्या आपका कितना दे दिया बच्चों? 3 दे दिया है। तो पूछता है ना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वलय का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई इंटू बड़की आर के स्क्वायर माइनस छोटकी आर के स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? बड़की आर का स्क्वायर माइनस छोटकी आर का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ सब सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से ले लीजिए 22/7 इंटू बड़की आर यानी 4 चौका 16, और माइनस में छोटकी जो आर होगा बच्चे 3 तिया का 9 होगा, 16 में से 9 गया 9 7 16, यानी 7 7 ई से ई कट जाएगा बच्चों, यानी कितना बचेगा? 22 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया ए अनुपात बी, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बच्चों जब भी त्रिज्या का अनुपात देगा तो उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, मान लो कि 2 गो वृत्त है, अब एगो यहाँ पे मान लो बच्चों यहाँ एगो वृत्त है, एगो मान लो कि यहाँ पे वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या ए है और इस वृत्त का त्रिज्या ए, मान लीजिए त्रिज्या का अनुपात मान लो कि इसका ए है और इसका क्या है बच्चों? बी है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा है, तो मान ली कि यहाँ पे पाई है ना, बड़की आर का स्क्वायर अनुपात में पाई छोटकी आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ आर की जगह हो जाएगा बच्चों कितना? बी स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ए स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, यानी सही जवाब होगा बच्चों, हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है कि यदि एक पहिए की त्रिज्या दे दिया गया है बच्चों इतना मीटर है, तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? एक चक्कर यानी परिधि, कोई भी जो वृत्त होता है ना उसको एक चक्कर में मतलब परिधि होता है, यानी 2 पाई आर, कितना बच्चों? 2 पाई आर होता है। अब जरा देखिएगा, तो 2 पाई जो आर होगा यहाँ से ले लेंगे बच्चों, 2 गुना पाई के मान 22/7, और गुना में आर का जो मान होगा बच्चों 21 आपका 22 हो जाएगा, ये 22 से 22 कैंसिल, 7 ये 21 कटेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 6 मीटर हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, है ना, बी हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा ना, तो जरूर एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।
कहता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है इतना वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दिया है कितना 49 पाई, यहाँ से हो जाएगा 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसलिए आर बराबर रूट अंदर 49 यानी 49, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7। लेकिन पूछा है व्यास, तो व्यास जो होता है बच्चों त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, यानी इसका सही जवाब होगा 14 सेंटीमीटर। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात बच्चों 2:3, उनकी ऊंचाई का जो अनुपात दिया 3:2 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बच्चों इसका जो आयतन का जो अनुपात होगा वो देखिएगा ध्यान से, है ना, इसका जो आयतन का अनुपात होगा वह क्या होगा, कहता है उसका त्रिज्या का अनुपात, तो आयतन होता है आपका मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच अनुपात में, यहाँ भी ले लीजिए पाई आर स्क्वायर एच ले लीजिए, ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, यहाँ जो आर का जो मान होगा बच्चों पहला का 2 है तो दूनी का 4 हो जाएगा गुना, और यहाँ पे ऊंचाई बच्चों 3 है तो यहाँ 3 ले लीजिए अनुपात में, यहाँ त्रिज्या 3 3 9 ले लीजिए, और यहाँ आपका 2 ले लीजिए, है ना, इसको काटिए 2 दूनी का 4 और 3 3 का 9, 2 अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2:3 हो जाएगा। चलिए कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है। बच्चों उसकी जो ऊंचाई जो है ना त्रिज्या की 3 गुनी है, मतलब जो त्रिज्या उसकी जो होगी, त्रिज्या जो होगी है ना बच्चों, त्रिज्या जो होगी, मान लो कि त्रिज्या आर है तो उसकी जो ऊंचाई जो है ना त्रिज्या की 3 गुनी है, यानी ऊंचाई जो लेंगे त्रिज्या के 3 गुनी में 3r हो जाएगा। तो पूछ रहा है ना कि उसका शंकु का आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बच्चों यहाँ से ले लीजिए 1/3 गुना 22/7 और गुना में आर का वैल्यू तो आर ही रह जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रह जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3r हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, यानी यहाँ पे आपको बच जाएगा बच्चों, यहाँ से पाई के पाई ले लीजिए और आर के पावर कितना ले लीजिए 3, माने पाई आर 3, इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर। चलिए एक घन और उसके अंदर फीट बैठने वाला गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। बच्चों एक घन बोल रहा है उसके अंदर फीट बैठने वाला गोले का अनुपात क्या होगा, तो हम समझिएगा इसको ध्यान से, है ना, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए तभी आपसे बन जाएगा, आसानी से बनेगा। कहता है कि एक घन है और उसके अंदर फीट बैठने वाला गोला। बच्चों यहाँ पे समझना होगा, मान ली कि आपका एक घन है, यहाँ पे ये आपका घन है और एगो मान लीजिए बच्चों आपका गोला है, देखिए एक गोला है, कहता है कि एक घन है और एक उसके अंदर फीट बैठने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों जब भी आप समझिएगा दोनों का आयतन जो अगर होगा, तो यहाँ जो घन की भुजा मान लीजिए ये है, तो यहाँ जो जितना बड़ा मान लीजिए कि घन होगा ना बच्चों, इसकी लंबाई वो इसकी व्यास के बगैर काम करेगा, यानी इसका जो व्यास हो जाएगा ना बच्चों, इसका जो व्यास होगा वो ए के काम करेगा, तो इसका जो त्रिज्या निकल के आएगा वो a/2 निकल के आएगा। और तो इसीलिए पूछा है ना वाले गोले का आयतन कौन सा होगा, माने घन का आयतन और गोले का आयतन। तो देखिए घन का आयतन होता है भुजा क्यू और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। बच्चों यहाँ से देखिएगा भुजा क्यू तो भुजे क्यू रह जाएगा अनुपात में 4/3 और ये पाई रह जाएगा, आर की जगह a/2 लेना पड़ेगा होल क्यू, मतलब 1 वटा में 2 दूनी 4 दूनी का कितना आ जाएगा बच्चों 8, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी के 8 कट जाएगा, 3 दूनी का 6, यानी बच्चों 6:पाई आ जाएगा, कुछ आ जाएगा 6:पाई, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कहता है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में बांटा जा सकता है। बच्चों जब भी घन की संख्या पूछेगा, घन की संख्या है ना, घन की संख्या पूछेगा तो बड़ा घन का आयतन बटा छोटा घन का आयतन, तो बड़ा घन का आयतन कितना 5 है, तो मतलब 5 का क्यों बने 5 गुना 5 गुना 5 और बटा में 1 गुना 1 गुना 1 करिएगा, यानी 100 क्या आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा, और इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर 125। एक छूट गया था है ना, इसको देख लीजिएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है, तो एक बार जरूर इसको आप लाइक करिएगा है ना, और चैनल का जरूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा कि सभी तक ये क्वेश्चन पहुंचे और वो आसानी से अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलना है कि हाँ देखिएगा बच्चों, कहता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों अर्धगोला का संपूर्ण जो अर्धगोला जो होता है ना, ये अर्धगोला है, मान लीजिए आपका अर्धगोला है, तो इसका जो नीचे वाला जो भाग देख रहे हो बच्चों ये वक्र होता है, अगर पूरा ही ले लेंगे ना ये वाला भाग तो संपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए आधा का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और पूरा ले लेंगे तो इसमें पाई स्क्वायर और जोड़ दीजिए बच्चों, यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। मतलब गोले की त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा है ना बच्चों, आयतन पूछा है तो इसका देखिए आयतन होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो बच्चों 4/3 गुना 22
22/7 गुना यहाँ से बच्चों 7 कर लीजिए, और एक 7 से को 7 काट दीजिए बच्चों। यानी इसको अगर सोल्व करेंगे ना तो आपका डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नंबर आ जाएगा, डी नंबर 1437.1/3 घन सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक। बहुलक देखिए, जब ऐसे बहुलक दिया रहेगा तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार जो आता है वो बहुलक कहलाता है। यानी इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया बच्चों? 5 आया है ना, 1 बार, 2 बार और 3 बार, इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा बच्चों कौन हो जाएगा? 5 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से देखेंगे। 47 देखिए, किसी असीमित बटन का, है ना, किसी भी असीमित बटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः दे दिया गया है। ये आपका माध्य है और ये माध्यिका है, तो बहुलक पूछा। बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसको बनाने के लिए आप करिए क्या चीज, एक फार्मूला होता है मोड बराबर यानी बहुलक बराबर, है ना, 3 गुना माध्यक, कुछ होता है बच्चों 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना आपका माध्य होता है, 2 गुना माध्य होता है बच्चों। 3 गुना आपका माध्यक कितना पता है बच्चों? तो यहाँ पे माध्यक जो पता है आपका 27.9 है, 27.9 है, माइनस 2 गुना माध्य कितना पता है बच्चों? 26.8 है। यहाँ बैठा लीजिए 26.8 हो, इसको सोल्व कर दीजिएगा ना तो इसका जो आपका जो आंसर आ जाएगा, देखिए कर लेते हैं सोल्व। 9 27 के साथ और 7 21 2 23 के 3 हाथ में 2 और 3 दूनी का 6 और 2 8, यानी 83.7 माइनस यहाँ कर लीजिए 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 13 के 3 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और एक दशमलव बैठा लीजिए बच्चों, घटा दीजिए, 7 में 6 गया 1, है ना, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ से 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 30.1, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना बच्चों। कितना आसान प्रश्न है। देखिए, किसी वितरण के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध बताइए बच्चों। देखिए अभी बताएं, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यम, याद कर लीजिए बच्चों, ये सब एग्जाम में छपने वाला है, इसीलिए इस सब प्रश्नों को बढ़िया से याद करना है। देखिए, एक सिक्के की उछालने पर चीत आने की प्रवृत्ति बच्चों, एक सिक्का में दो कंडीशन होते हैं, एक चीत और एक पट, यानी घटना 2 बार घट सकती है। तो कहता है चीत आने की, तो चीत तो 1 बार आ सकता है बच्चों, तो 1 हो जाएगा और टोटल घटना के बार घटेगा 2, यानी 1 बटे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। किसी घटना की प्रवृत्ति नहीं होती है बच्चों, कभी भी किसी भी घटना की प्रवृत्ति माइनस माने 0 से छोटा नहीं होता है। कभी बच्चों किसी भी घटना की जो प्रवृत्ति होती है उसको 0 से छोटा नहीं होता है, यानी देखिए ये -1 आपका 0 से छोटा, बाकी सभी होंगे। बाकी कहता है कि नहीं हो सकती है, तो अब -1 सिर्फ -1 नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। चलिए आगे चलते हैं, 51 नंबर प्रश्न है ना, कि कहता है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। देखिए बच्चों, कभी भी डायरेक्शन को अगर देखना होगा तो ऊपर दिशा में जो उत्तर होता है बच्चों, नीचे जो होता है वह दक्षिण होता है, और इधर आपका पूरब होता है, और इधर क्या होता है बच्चों? पश्चिम होता है ना। कहता है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। किधर जाता है बच्चों? 24 मीटर पश्चिम, तो इधर जाएगा 24 मीटर, इधर जाएगा पश्चिम, 24 मीटर ही पश्चिम जाता है। देखिएगा, कहता है वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, फिर 10 मिनट बच्चों उत्तर जाता है, इधर जाता है 10 मीटर उत्तर जाता है। चलिए ठीक है। कहता है अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो बच्चों शुरुआत तो यहाँ से इसको मिला देंगे, 24 और 10 का क्या निकाल देंगे? आप इसको कर दीजिए, 24 का हो जाएगा कितना, 10 को इसको रूट के अंदर कर लीजिए, 10 को 100 और प्लस में 24 का निकाल दीजिएगा, तो हाँ 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 6 9 8 17 और 576, कितना हो जाएगा बच्चों? 576, और इसका जोड़िएगा तो हो जाएगा 676, है ना बच्चों, 676। और इसमें देख लीजिए 676 में कौन आ जाएगा? लगभग आपका इसका 26 आ जाएगा, है ना बच्चों। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, इसका आंसर 26 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इनमें कौन अपरमेय नहीं है? माने अपरमेय नहीं करना तो परमेय होगा। तो देखिए √10 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ये आपका अपरमेय होगा, ये भी आंसर नहीं होगा बच्चों, आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और आंसर हो जाएगा ये वाला √11, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकलेगा बच्चों? 11 निकल के आएगा। 53 नंबर देखिएगा, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, गोले का आयतन लगभग कितना होगा? बच्चों ये चीज को समझना होगा, क्वेश्चन को आपको बेहतरीन ढंग से। कहता है कि एक ठोस घन जिसका किनारा दे दिया गया है ना बच्चों, इसमें दे दिया गया आपका एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है और में से एक अधिकतम आयतन का एक गोला काटा गया है। तो बताइए बच्चों, जो घन होता है ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो घन होता है ना इसी में सबको गोला काटना है, गोला। तो इसका जो घन का जो कहने का मतलब जो घन का लंबाई जो होगा ना वो गोला के व्यास के बराबर होता है। इसका मतलब घन की भुजा को 14 से किनारा दिया है, 14 दिया है, यानी जो गोला का जो व्यास होगा ना, व्यास होगा बच्चों हो जाएगा 14, तो त्रिज्या यहाँ से आ जाएगा कितना? 7। तब पूछा गोले का आयतन, तब 4/3 πr³ होता है, तब 4/3 गुना 22/7 गुना
ये हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार लिखेंगे, एक साथ से एक साथ काट देंगे, है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो इसका आंसर कौन मिल जाएगा आपका, ये देखिएगा, ये आपका बच्चों का 88 और 7 49, यानी आपको 88 49 में गुना कर लीजिए, 88 और 49 में 9 72, है ना, और 9 72 और 7 हो जाएगा आपका 79, 8 32 के 2 हाथ में 13 और 8 32 और 3 35, 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 7 5 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4, इतना आ जाएगा बच्चों। और इसको बाद इस आप इसमें 3 से डिवाइड कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या मिल के आपको आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 इकाई 3 मान लीजिए, और 3 चौका 12, उसके बाद 3 तिये का 9, 3 तिये का 9 और 3 सते 21, ये आपका लगभग 14 37 इसका आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। इतना घन सेंटीमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ऐसे करके हम लोग इस सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे, आगे देखेंगे। कहता है कि दो चर, ध्यान दीजिएगा, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। कोई भी ग्राफ अगर खींचते हैं बच्चों और वो कट जाए किसी बिंदु पर, प्रतिच्छेद हो जाए, तो सिर्फ एक हल होता है। कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। कहता है कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बच्चों इसमें देखना है, सूर्य का उन्नयन कोण देखना है, तो आप समझिएगा कि एक उदग्र खंबे मतलब एक खड़ा ऐसा खंभा है ना, और इसकी छाया की लंबाई जो है ना बच्चों, ये मान लो कि छाया की लंबाई होगा, अब इसको मिला दीजिए, तो कहता है कि छाया की जो लंबाई है खंभे की लंबाई के √3 गुना है। जो छाया की जो लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, तो मतलब ये वाला 1 हो जाएगा, तो ये वाला √3 हो जाएगा, है ना। तो पूछा है इसका उन्नयन कोण, तो हमेशा बच्चों उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण, तब जानते हैं tan थीटा बराबर होता है फार्मूला, है ना, लंब बटा आधार माने 1/√3 होगा। तो बच्चों 1/√3 33 का मान होगा, इनकी सही जवाब होगा कितना, 33 हो जाएगा। चलिए, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक क्या होगा। बच्चों कितना आसान प्रश्न है, जब भी शून्यक पूछेगा x² - 2 तो बराबर अपने से 0 कर लीजिएगा, इसलिए x² बराबर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर रूट अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और इसको हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64/121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजा का अनुपात पूछा है बच्चों, एक प्रमेय पढ़े होंगे कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों उधर अगर भुजा वर्ग में है तो इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी 64 का वर्गमूल निकालिए, 121 का वर्गमूल 8 8 64 और 11 का 21 हो जाएगा, मतलब 8 अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, है ना। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसको सभी को आप देखने के साथ आपको जवाब आ जाना चाहिए। चलिए, अगर इसका निकालिएगा बच्चों 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। बच्चों देखिए, वृत्त की त्रिज्या अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है रूट अंदर क्षेत्रफल बटा पाई। क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बटा पाई होता है। अब समझना है बच्चों कि क्षेत्रफल कितना दिया है, तो जो क्षेत्रफल जो यहाँ पे दिया है आपका 38 पॉइंट यहाँ पे दिया है 38.5 और क्षेत्रफल बटा में पाई का मान ले लीजिए 22 और ऊपर भेज दीजिए आपका 7, दशमलव हटाइएगा नीचे 1 पर 1 0 हो जाएगा, यानी इसको आप काटिएगा बच्चों, तो आप तो कटना चाहिए, है ना। इसको आप काटिएगा तो 5 दूनी आपका 5 से काटिए 5 दूनी 10, और यहाँ पे इसको पूरा सोल्व करिएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन इंटू ए बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होगा। बच्चों इसका उल्टा होता है, आप त्रिभुज लेके चलिएगा तो कॉस ए बटा इसका 2 आ जाएगा आंसर, अगर सोल्व करिएगा तो, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा के मान बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हम थीटा के कौन सा मान रख दें कि दोनों का मान बराबर आ जाए। तो बच्चों आप पता है कि जो साइन 45 होता है वो जो कॉस 45 होता है, एक मतलब साइन 45 थीटा का मान अगर हम बच्चों यहाँ पे 45 डिग्री ले ले तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों 45। कहता है इनमें से कौन अपरमेय संख्या, बहुत मस्त जवाब क्वेश्चन है, यानी कौन अपरमेय है बच्चों, ये तो कभी होगा नहीं, √2 होगा नहीं तो परमेय है, ये भी परमेय, यानी √2a का परमेय है क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि लासा ए और बी माने एक दो को संख्या दिया, इसका लासा पूछ रहा है। लासा क्या होता है पता है बच्चों, लासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा कोची मसा, माने दो संख्याओं का मसा, इसका जवाब ये होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, है ना। देखिए बच्चों सारे प्रश्न एकदम अच्छे हैं, 63 है प्रश्न।
दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? बच्चों दो परमेय संख्याओं को जो बीच होते हैं ना वो अनंत परमेय संख्या होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इसका सही आंसर होगा अनंत होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होता है बच्चों? अनंत हो जाएगा। अब देखिएगा, कहता है कि परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है, तो कहता है कि अंत में दिए गए बहुपदों को शून्यकों की संख्या क्या होगा? जैसे कोई भी अक्ष है ना, और कोई ऐसे एक रेखा दो बार काटती है इसको, तो इसका जो संख्या होगा शून्यकों की संख्या आपका दो हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका दो हो जाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों, एक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यकों के गुणनफल होंगे। बच्चों त्रिघाती बहुपद में आपको समझना होगा, जो त्रिघाती जो बहुपद होते हैं ना, वहां से समझिएगा बच्चों कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है। पहले तो आपको ये दिमाग लगाना होगा कि जो त्रिघाती जो बहुपद होते हैं ना, उसके लिए अब एक फार्मूला होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसका फार्मूला होता है ना -b/a होता है। इसके गुणनफल पूछ रहे हैं, तो बच्चों इसका होता है c/a होता है। इसका जो गुणनफल जो निकालेंगे, सॉरी -d/a होता है। -d/ क्या हो जाएगा बच्चों? a हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब होगा -d/ बच्चों a हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा -d/a हो जाएगा। बिना घात के बहुपद कहते हैं। बच्चों बिना घात के बहुपद इनमें से कोई ना होगा, क्या कहेंगे उसको? कुछ नहीं कहेंगे, बिना घात वाला बहुपद होता ही नहीं है। चलिए, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ये आपका दिया गया है कि a बराबर 0 हो तो y का मान पूछा। कितना आसान प्रश्न है। यहाँ से देखिएगा दिया है ax प्लस में by और प्लस में c और बराबर 0। यहाँ से a बराबर लेना है 0, तो बच्चों जब a का मान 0 लेंगे ना तो y का मान पूछा है, तो जब यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस by प्लस c बराबर 0, इसीलिए by बराबर -c, इसीलिए y बराबर -c/b, -c/b। देखिए आपका ए में कितना आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में अगर कहता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसके हल होंगे। बच्चों इसका एक हल निकलता है। कितने हल निकलते हैं इसका अद्वितीय मतलब हल होगा। इसका समीकरण का एक हल होता है। कितने हल होते हैं बच्चों? हल होंगे। ये हलों की प्रकृति बता दिया है, लेकिन इसका सही जवाब होगा एक हल होगा, है ना। इसका हल होंगे एक हल हो गया। आइए 69 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन सा होता है? बच्चों जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका जो हल होता है वो एक बिंदु होता है। क्या होता है? एक बिंदु होता है। अगर ग्राफ खींचेगा तो इसके लिए निकल के आपको यहाँ से आएगा। समीकरण बच्चों दे दिया गया है के लिए निम्नांकित में से कौन सही कथन है, यानी इसका कहीं सही कथन को पहचानना है बच्चों। अगर इसमें हम विवेचक निकालते हैं यानी डी का जो मान निकालते हैं, यानी डी बराबर होता है बच्चों b² - 4ac बराबर 0 होता है। बच्चों यहाँ से आप निकालिएगा तो b का मान तो -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना c के मान बच्चों -1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। यानी 9 जो आया ना वह 0 से क्या आएगा बच्चों? बड़ा आ गया। यानी जो विवेचक जो होगा ना बच्चों वो हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 से कैसा होगा? बड़ा होगा। यानी सही जवाब आपका बच्चों ये हो जाएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। चलिए कहते हैं यदि समीकरण x² - px + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। बच्चों वास्तविक कब नहीं होते हैं, है ना? वास्तविक तब नहीं होते हैं जब जो b² - 4ac, है ना, 4ac हमेशा बच्चों 0 से क्या आ जाए? छोटा आ जाए। हमेशा 0 छोटा आ जाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है बच्चों, 72 है। सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। ये आपके लिए रामबाण है, इसीलिए एकदम इसको याद करके जाना है, ठीक है। चलिए समीकरण 3√3x² + 10x + 3 बराबर 0 के विवेचक क्या होगा? बच्चों विवेचक पूछा है ना, तो विवेचक जो यानी डी पूछा है, यानी डी बराबर निकाल के लाना। इसका क्या होगा? तो जानते हैं डी बराबर b² - 4ac, 4ac होता है बच्चों। अब यहाँ से a का वैल्यू 3√3 होगा, b का वैल्यू 10 होगा और c का वैल्यू कितना होगा? √3 होगा, है ना। तो यहाँ बैठाइए b की जगह 10 का स्क्वायर करिए, माइनस में 4 गुना a का वैल्यू 3√3 लीजिए, 3√3 गुना c का वैल्यू यहाँ से √3 लीजिए, है ना बच्चों। 10 दहों को 100 माइनस, अब यहाँ से हल करिएगा तो 4 तिये का 12, तिये का कितना आ जाएगा बच्चों? 36, और यहाँ से 36 में से घटाइएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 64, यानी 64। सही जवाब है आपका बी नंबर, है ना। चलिए सही जवाब कौन है बच्चों? इसका तो होगा सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। आइए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। कहता है कि 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? बच्चों 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब 3, 10, 17 कौन सा पद 13वें पद से 84? बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। 13वें पद से 84 अधिक, अगर इसको सोल्व करिएगा ना, 13वें पद से 84 कौन सा पद
तब मान लिए बच्चों 84 13वें पद से 84 अधिक है। अगर 13वां पद निकालिएगा ना तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से देखिए बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 84 अधिक है बच्चों तो इसमें 84 जोड़ दीजिए, है ना, और बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू आप डी कर लीजिए। तो देखिएगा इसको a प्लस कह रहा है कि 13वें पद से, तो 13 लीजिएगा इनका मान, 12 यहाँ आ जाएगा कितना बच्चों 12 डी आ जाएगा, और प्लस में यहाँ 84 आ जाएगा, और बराबर में a प्लस यहाँ तो n माइनस 1 इंटू डी छोड़ ही दीजिए। अब इसमें देखिएगा बच्चों a का मान 3 बैठाइए, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस d का मान 3 और 7 10 और 7 17 7 जा रहा है, भाग रहा है, तब बरसत यहाँ हो जाएगा 84 प्लस 84 बराबर यहाँ भी 3 बैठाइए, और प्लस में यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका डी की जगह अगर 7 बैठेगा तो यहाँ हो जाएगा 7n माइनस 7। इसी को सोल्व करिएगा ना तो आपको बच्चों n का जो मान आएगा वह 25 आएगा। कितना आएगा बच्चों 25 आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको 25 आ जाएगा n का मान। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे आप 3 से 3 काट दीजिए, ये 4 4 8 हो जाएगा, और 8 8 116 हो जाएगा, 168 इधर बच्चों अब 7 कर लीजिए, और इधर आ जाएगा 7 n आ जाएगा, सोल्व करिएगा तो इससे आ जाएगा 25 पर। चलिए आगे चलते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। इसको भी इसी तरीके से सोल्व करिएगा बच्चों, तो 1 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, इसको भी सोल्व करिएगा तो 1 आएगा। देखिए हम करके दिखा देते हैं। किसी एपी का 17वां पद है ना बच्चों, 17वां जो पद है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद पूछा है ना बच्चों, तो a प्लस, देखिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, 1 मिनट देखिएगा। चलिए देखिएगा, इसको हम चल रहे हैं, तो कह रहा है कि एपी का 17वां पद, ये बच्चों समझना होगा कि जो 17वां जो पद होता है ना इसका, ध्यान दीजिएगा, 17वां पद कहता है 10वें पद से 7 कितना है बच्चों अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। चलिए तो यहाँ पे ले लीजिए आप a प्लस 17वां पद बोला है ना, तो 17 में से घट जाएगा, यानी 16d, और 16d आ जाएगा, और यहाँ बराबर में a प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 10वें पद ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9d, और प्लस में इसमें 7 जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पे a से ये कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा ना बच्चों ये, तो ये आपको आ जाएगा कितना 16d माइनस में से 9d, और बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, इधर बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, मतलब 9 और 7 16, यानी 7d बराबर 7, इसीलिए d बराबर 7/7 कट के कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, यानी d का वैल्यू 1 आ गया, यानी इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला जो प्रश्न है, कहता है कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76, नीचे के चित्र में AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 5 सेंटीमीटर और DE समानांतर BC, तो EC का मान क्या होगा। बड़े आसान है बच्चों, इसको देखिएगा, कुछ नहीं करिए, जब कोई भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है बच्चों बांटती है। तो जब इसको समान अनुपात में बांटती है तो इसका AD बटा DB बराबर AE बटा EC, माने 2/3 बराबर 5/, आप EC कर लीजिए, आसान तो है ना। इसको आप सोल्व करिएगा तो 2EC बराबर 5 या 15, इसीलिए EC बराबर 15 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, यानी 15/2 हो जाएगा, और 15/2 को आप 7.5 लिख सकते हैं, यानी आधा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77, है ना, 77 में पहुंच गए हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेंटीमीटर और 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजा क्या होगा। बच्चों जो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, तो उसके संगत भुजा का अनुपात करने के लिए आपको क्षेत्रफल का रूट कर दीजिए, तो 9 का वर्गमूल बच्चों 3 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा 3:4 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों 3:4 आ जाएगा। आइए इसमें देखिएगा बच्चों, कहता है कि दिए गए त्रिभुज PQR में AB समानांतर है बच्चों, AB समानांतर है PQ का, माने QR का, तो दो समरूप त्रिभुज PAB और देखिए PAB और त्रिभुज PQR क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 दिया है बच्चों। तो कहता है PQ बटा AQ बराबर क्या होगा। देखिएगा PQ बटा कुछ ही पूछा है बच्चों, AQ पूछा है, तो हमेशा जानते हैं बच्चों उसके जो भुजाओं का अनुपात हमेशा पूछेगा, तो जो क्षेत्रफल दिया रहता है ना उसका रूट कर दीजिए बच्चों, यानी उसका वर्गमूल निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्गमूल अनुपात में, यहाँ पे बच्चों 2 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2 रह जाएगा, यानी ऐसा ऑप्शन ढूंढिए बच्चों। तो कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा, है ना। देखिए ये आपका √2 अनुपात 1 है, हमको चाहिए 1 अनुपात √2, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखिएगा ध्यान से, कहता है कि बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगा। बच्चों बीच का दूरी निकालने के लिए हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए आपको याद होगा
है ना। मान लीजिए किसको ए और बी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए। तो जब ए और बी मानिएगा तो दूरी बराबर बच्चों फार्मूला होता है रूट के अंदर, रूट के अंदर x1 माइनस x2 यानी -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -5 और -4 का होल स्क्वायर। बच्चों देखिएगा ये 3 3 का 9 हो जाएगा और प्लस में ये 5 4 9 9 9 81 हो जाएगा बच्चों। 81 और 9 ये 90 आ जाएगा, यानी रूट अंदर कितना आ जाएगा बच्चों 90 आ जाएगा। और 90 को आप तोड़ेंगे तो 3 3 9 9 दहों को 90 यानी सही जवाब आपका आएगा बच्चों सी नंबर आ जाएगा। मूल बिंदु का नियामक निम्नलिखित कौन सा है? तो बच्चों कभी भी मूल बिंदु का नियामक पूछेगा, जैसे आपका मूल बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, इसका नियामक हमेशा 0 और 0 होता है। कुछ होता है बच्चों 0 और 0 होता है। किसी बिंदु कि एक्स अक्ष से उस बिंदु का दूरी क्या कहलाती है? कभी भी दूरी पूछेगा एक्स अक्ष से तो इसका आंसर होगा बच्चों कोटि। एकदम याद रखने वाली चीज है, सब कोटि याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर 43 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 47 डिग्री। अब इसको तोड़िएगा ना बच्चों तो आपको इसका जवाब, इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका 0 आएगा। क्या आएगा आंसर इसका? 0 आएगा। cos स्क्वायर 43 देखिएगा, cos स्क्वायर 43 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 47 डिग्री। ये फार्मूला एक होता है बच्चों, आप दोनों में से किसी को तोड़ लीजिए। तो ये cos 43 इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर हम बच्चों 47 हटाएंगे 43 बचेगा, है ना 47 डिग्री। और माइनस इधर लिख दीजिए बच्चों साइन स्क्वायर 47 डिग्री। ध्यान दीजिए cos इंटू 90 डिग्री माने थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 47 डिग्री और माइनस यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर कितना डिग्री 47 डिग्री। और साइन स्क्वायर 47 में से साइन स्क्वायर 47 गया, क्या बचेगा बच्चों 0, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर आपका 0 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिएगा यहाँ से, है ना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफॉल्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कुछ मिटर गया। अच्छा चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहां से देखिएगा सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? बच्चों ये सब आसान प्रश्न है, आपको ही पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर, देखिएगा बच्चों यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और बटा में ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होगा इसका आंसर? तो ऐसे तो इसको अगर हम बनाएंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कॉसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए प्लस में इसका सही आंसर होगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, पलट जाएगा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 हल करेंगे बच्चों तो ये साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए और इसका वैल्यू होगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? tan स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। देखना बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा हाँ यहां से देखना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि यदि √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 3 मीटर है तो छाया के अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? यदि √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया, है ना, एक स्तंभ यानी एक पाया मान लीजिए, और इसकी छाया की देखिए ये आपका √3 मीटर है बच्चों, √3 मीटर, और ये आपका छाया की लंबाई है, स्तंभ की छाया 3 मीटर है, यानी ये आपका 3 मीटर है बच्चों। तो कहता है कि अंतिम, तब छाया की अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण, अच्छा ये चोटी का उन्नयन कोण पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए यहाँ से tan थीटा मान लीजिए इस कोण को, यानी tan थीटा बराबर इसको ले लीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो जाएगा आपका √3 और आधार हो जाएगा बच्चों 3। ये √3 से 3 जो होता है √3 बार में करता है, यानी 1 बटा आपका √3 आ जाएगा, यानी tan 30 का माना जाएगा। किसका आ जाएगा बच्चों? tan 30 का। इसका सही जवाब हो जाएगा tan 30 हो जाएगा। चलिए आगे चलिएगा, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कहता है ना बच्चों, इसको देखिएगा आप आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है कि नीचे के चित्र में एपी स्पर्श रेखा, एपी देखिए एपी आपका स्पर्श रेखा है, अगर एपी और ओपी यानी एपी और ओपी 2 है, यानी ए भी 2 है और ए भी 2 है, तो पूछता है ना,
तो OA की लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई पूछा है। बच्चों जानते हैं आप, त्रिज्या जो होती है ना स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये कर्ण का काम करेगा। तो देखिए कर्ण बराबर होता है बच्चों रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी रूट अंदर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 को वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट कितना लिखेंगे बच्चों 2, यानी सही जवाब हो जाएगा 2 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जवाब ऐसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। कहता है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी, देखिए बच्चों ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी की भुजा को अंतःवृत्त की त्रिज्या पी क्यू आर पर स्पर्श करती है यदि एपी बराबर 4। देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ 4 दिया है, एपी बराबर 4, बीपी बराबर 6, यहाँ से आपका 6 दिया है, एसी बराबर 12, ये पूरा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 है, ये आपका 12 है। तो बीसी बराबर x, और यहाँ से बच्चों ये आपका पूरा x दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो पूछता है x का मान। एक बात आप जानिए, कभी भी कोई वृत्त होता है ना बच्चों, या अगर वृत्त है तो वृत्त पर कोई बाहर बिंदु से है ना स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो जरा देखिए बच्चों, ये मान लो कि ये बाहर कोई बिंदु, इस पर ये स्पर्श रेखा जो खींचे हैं यहाँ से, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा बच्चों, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये बताइए बच्चों यहाँ 4 है, पूरा 12 था, तो ये बच गया, यहाँ से 8 बच गया, तो बच्चे ये भी 8 हो जाएगा। और पूछा है यहाँ से यहाँ तो 8 है, कितना हो जाएगा 14, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। देखिए किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का क्या होता है, यानी किसी भी वृत्त में, देखिए ये वृत्त है ना, कहता है कि एगो मान लीजिए आप भुजा लीजिए, यहाँ पे सेंटर ले लीजिए, कहता है जो परिधि पर का जो कोण होता है, जैसे वृत्त से यहाँ पर परिधि पर कोण बनाए और यहाँ से केंद्र पर कोण बनाए, तो जो परिधि पर के जो कोण होता है केंद्र पर के कोण का दुगना हो, सॉरी किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का कुछ होता है बच्चों दुगना होता है, केंद्र पर कोण का इसका कोण आपका दुगना हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या का योग 22 है और उसके अंतर का था इतना है, तो कहता वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बच्चों दो वृत्त की त्रिज्या का योग दिया है, अब दो को वृत्त है उसके त्रिज्या का अगर योग दिया है तो इसका जो सही जो जवाब होगा आप इसको ऐसे करके बनाइए, दो वृत्तों की त्रिज्या का योग, देखिए तो दो वृत्तों की त्रिज्या का योग 22 सेंटीमीटर, अंतर दिया है इतना सेंटीमीटर, तो इसका जो कहता है ना सही आंसर क्या होगा। तो अब दो को वृत्त अगर आप मानते हैं, यहाँ पे दो को वृत्त मानते हैं, एक का त्रिज्या को R1 कहिए और एक को त्रिज्या को R2 बोलिए, तो R1 प्लस R2 बराबर आपका हो जाएगा 22, और अंतर बोला है तो R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा आपका 18.5। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण से R2 गया, यानी 2R1 बराबर, इसको जोड़िए बच्चों तो इसमें आ जाएगा आपका 22 और 8 आ जाएगा 30 और 10 40, यानी 40.5, और इसको काटिएगा 2 से, तब 20 दूनी का आपका 40 और 2 दूनी का 4 और 2 पचे का 10, 2 दूनी का 4 2 पचे का 10, 20 पॉइंट कितना आ जाएगा R1 का मान 5 आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो देखिए बच्चों इसका सही जो जवाब होगा 20.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और एक जो निकल के आएगा वो अब 1.75 आएगा, इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों हो जाएंगे। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है बच्चों, जब भी त्रिज्या का अनुपात दे रहेगा क्षेत्रफल पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर है, यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग क्या है बच्चों, बराबर है। चलिए तो इसका सही जो आंसर होगा, आपका कहने का मतलब हुआ कि ऐसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। कहता है ना कि